डियर स्टूडेंट, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज हमारा टॉपिक होगा अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। अपूर्ण ठेकों पर लाभ की गणना करने के लिए यदि हमारा 1/3 से प्रॉफिट कम होता है तो उस स्थिति में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी अमाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस 1/3 से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है कि 1/3 से ज़्यादा हो या 1/3 से कम हो या हाफ से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको किस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को। तो इसमें अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। मिस्टर ऑनेस्ट ने 1 अप्रैल 2016 को एक सिनेमा बिल्डिंग निर्माण करने का ठेका लिया। ठेका मूल्य 75 लाख रुपए था। 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित विवरण उपलब्ध थे। मटेरियल, लेबर, प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, material return to stores, wages outstanding, direct expenses accrued, material issued from store, cash received, work uncertified, material at site, plant at site। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस या माल जो अंत में बच जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते उसको शो करेंगे। सबसे पहले आएगा मटेरियल 12 लाख रुपए, मटेरियल 12 लाख रुपए। उसमें से यदि हमने कोई भी माल वापस कराया तो उसको रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पे हमने मटेरियल रिटर्न टू स्टोर से हमारा 75,000 रुपये। आप चाहो तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर को क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे दिखाए थे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 75,000 रुपये। लेबर 4,50,000 रुपये। जिस तरह से हमें क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं उनको 1 बाय 1 लिखते जाना चाहिए, नहीं तो कई बार एक्सपेंसेस छूटने जाते हैं। लेबर 4,50,000 रुपये दे रखी है। प्लांट 6 लाख रुपये। प्लांट को दिखाने के लिए हमारे 2 तरीके होते हैं। आप चाहें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन यदि हम दिखाएंगे तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और यदि हम प्लांट की कॉस्ट दिखाते हैं तो कॉस्ट को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखा देंगे। तो 2 प्लांट हमें बता रखा है 6 लाख रुपए का, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम बाय प्लांट 6 लाख रुपए लेस डेप्रिसिएशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए। 2 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 75,000 रुपए। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स 75,000 रुपये हम लिख चुके हैं पहले ही। वेजेस आउटस्टैंडिंग 90,000 रुपये। तो जहाँ आपने लेबर दिखा या तो लेबर में ऐड करके दिखा दीजिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 90,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड 1,20,000 रुपये। तो आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख है, आप इसको 1,20,000 को इसमें ऐड कर दीजिए, या यदि आप इसको 1,20,000 रुपये को ऐड नहीं करते हैं तो अपन लिख देंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड 1,20,000 रुपये। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अपने 3 लाख में, यदि अपन 1,20,000 दिखाते हैं तो टोटल 4,20,000 रुपये आता, लेकिन हमने अलग अलग दिखाया है इसलिए 3 लाख पहले लिख दिया और 1,20,000 रुपये हमने अलग से दिखा दिया। लेकिन एग्जाम के हिसाब से तो आपको हमेशा एक्सपेंसेस में ऐड करके ही दिखाना चाहिए। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 1,50,000 रुपये। तो 2 यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे मटेरियल
इशूड फ्रॉम स्टोर 1,50,000 रुपये, टोटल हो जाएगा हमारा 13,50,000 रुपये का। कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 30 लाख रुपए हमें कैश रिसीव्ड नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि आपका कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ। वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमारा जो आर्किटेक्ट होता है उसने हमारा कितना कितने काम को अप्रूव करा। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में हम दो चीजें लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हमारा कैश रिसीव 30 लाख रुपए है और जो हमें जितना हमने काम किया था उसका हमें 80% मिला है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो आपका ये आ जाएगा 37,50,000 रुपये। ये हमने इस हिसाब से निकाला, यूनिटी मेथड से करेंगे। यदि 80% काम करा तब तो हमें मिलता 30 लाख मिला है, एक के लिए मिलेगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 80, और यदि हमने 100% काम का यदि हमें कैश मिलता तो हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, ये होगा 37,50,000 रुपये। वर्क अनसर्टिफाइड हमें बता रखा है 7,50,000 रुपये, टोटल हो गया हमारा 45 लैक्स। मटेरियल एट साइट 30,000 रुपये, साइट पे हमारा इतना माल बचा हुआ है जिसको हमने अभी तक यूज नहीं करा है। बाय मटेरियल एट साइट 30,000, बाय प्लांट एट साइट 4,50,000 रुपये। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करके चलना है और हमें डायरेक्ट बता रखा है कि हमारा प्लांट 4,50,000 रुपये का शेष बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टार्टिंग में प्लांट 6 लाख रुपए का था और शेष 4,50,000 रुपये का बचा हुआ है, तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 1.5 लाख रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इस तरह से इसको शो नहीं करेंगे, बल्कि आप लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट 4,50,000 रुपये, और इसके बाद हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं बचा हुआ है। हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पूरे डेबिट साइड को जोड़ लीजिए, क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट की जगह एक नई टर्म यूज करते हैं, नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट, और ये आपका जो नॉशनल प्रॉफिट होगा वो आएगा 20,70,000, 20,70,000 रुपये का। और हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 50,55,000 रुपये, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 50,55,000 रुपये। यहाँ पे आप फिर लिखेंगे आप बाय नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट 20,70,000 रुपये, 20,70,000 रुपये। अब हम अलग अलग निकालेंगे कि हम कितना प्रॉफिट अपन वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे और कितना प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये होता है हमारा नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 आएगा, 2/3 आएगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उससे वर्क सर्टिफाइड को कंपेयर करके चलेंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 75 लाख रुपए और हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो है 37,50,000 रुपये। 37,50,000 रुपये 75 लाख का हाफ होता है। यदि हम आधे से ज़्यादा या आधे तक 50% तक काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 पार्ट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा फॉर्मूला होता है नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश
received upon work certified। इस फॉर्मूले में यदि अपन अपनी वैल्यूज को रखेंगे तो आपका होगा नॉशनल प्रॉफिट था हमारा 20,70,000 रुपए इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड हमारा है 30 लाख रुपए और वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000। हम इस फॉर्मूले से हमारी कैलकुलेट करेंगे यदि अपन इस फॉर्मूले को, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर आएगी 11,04,000 रुपये। 11,04,000 रुपये, तो 20,70,000 में से 11,04,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर आ जाएगी और ये कहलाएगी हमारी 9,66,000 रुपये। इसे हम कहते हैं रिजर्व, या आप इस तरह से भी कह सकते हो ये हमारी एक तरह से बैलेंसिंग फिगर है। और जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हमने जो वर्क इन प्रोग्रेस में 45 लाख रुपए लिखे हैं, 45 लाख रुपए से हम 9,66,000 रुपए माइनस कर देंगे। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हमने क्रेडिट साइड में जो आइटम्स लिखे हैं उनको लिखना पड़ेगा और ये हमारे असेट साइड में आएंगे। जैसे आप लिखेंगे एक तो मटेरियल एट साइड 30,000, प्लांट एट साइड 4,50,000 रुपये। और जब आप वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस लिखते समय हम टोटल लिखेंगे 45 लाख रुपए। 45 लाख में से 9,66,000 रुपये को माइनस कर देंगे और उसमें से फिर हम माइनस करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जितना भी हमने कैश को प्राप्त कर लिया वो उसमें से माइनस करके हम शेष अमाउंट लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस की, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको लायबिलिटीज साइड में लिखा जाएगा। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते समय हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारा इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि बैलेंस शीट से संबंधित जो अन्य मदें हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यदि हमें सारी मदें गिवन हो तभी हम बैलेंस शीट का टोटल मिला सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट में हम कौन कौन से आइटम्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के दिखाएंगे, हमें सिर्फ इतना सही शो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने लिखा है 11,04,000 रुपये, इसको भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में दिखा देंगे। थैंक यू।